मैं 17 साल का था और ऑलमोस्ट मेरे बोर्ड्स आ चुके थे। पीजी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब सही था। पर जैसे ही कोविड आया तो वो सारी लड़कियां जो हमारे पीजी में रह रही थी 150, उसमें से ऑलमोस्ट 90% चले गए। फिर हमने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा जिससे एटलीस्ट एक फिक्स इनकम आए घर में, क्योंकि मेरी स्कूल की फीस थी, घर चलाने का खर्चा था। मतलब हमारा मंडे टू सैटरडे रहता है, तो हमने पूरा एक बैलेंस मील बनाया है जिसमें अलग अलग वैरायटी आती है। शार्क टैंक पे गए थे जी। हमारा ना मार्केटिंग का पर्पस था, ना ही फंड रेजिंग का पर्पस था। हमारा पर्पस यही था कि हमारा जो आज मम्मा की इतनी सालों की जो स्ट्रगल है, मेहनत है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। और यस, हम जहाँ थे वहाँ से एटलीस्ट एक लेवल भी आप आ जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। हाय, मेरा नाम पायल पाठक है और मैं द सिंपली सैलेड की फाउंडर हूँ और हम अहमदाबाद से है। हाय, मेरा नाम शुभम पायल पाठक है और मैं द सिंपली सैलेड का को फाउंडर हूँ। आप लोगों की जर्नी कैसे चालू हुई कि सिंपली सैलेड लॉन्च करने से पहले आप लोग क्या कर रहे थे और सिंपली सैलेड लॉन्च कैसे? कोविड से पहले मेरा पीजी का बिजनेस था जो टोटली शट डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके बाद एक तो कोविड का टाइम था और काफ़ी डर था कि बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसा कुछ सोचा हमने कि घर से कर सके और कुछ अलग करे, इसलिए हमने सैलेड बिजनेस स्टार्ट किया। और जब शुरू किया था तब तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि कोविड का टाइम था, इसलिए लोग ऑर्डर करने से भी डर रहे थे, मैन पावर का शॉर्टेज था। पर धीरे धीरे करते गए, हर स्ट्रगल से आगे आगे बढ़ते गए और आज यहाँ तक है। राइट, कभी आपने जॉब का नहीं सोचा कि यार मैं मतलब कुछ जॉब साइड में भी कर सकूं? मैं शुरू में जो भी करती थी जी। और उसके साथ साथ तब सोहम छूटा था और सोहम के साथ वो जॉब और वो सब मैनेज नहीं हो रहा था। तो सोचा कुछ मतलब अगर बिजनेस हो तो क्या होता है कि हम घर पे रह सकते हैं और प्लस सोहम का भी ध्यान रहे और थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी हो। दो गर्ल्स के साथ हमने स्टार्ट किया था और बिफोर कोविड मेरे पास 150 लड़कियां थी। एक पीजी मतलब मल्टीपल पीजीज होंगे आपके पास, राइट? हाँ जी। तो सब तुम्हें कैसे, मतलब मम्मी का तुम्हें हेल्प कैसे करी कि सिंपली सैलेड जैसे उनको आइडिया आ गया तो तुमने कंट्रीब्यूट करना कब शुरू करा उसमें? मैं 17 साल का था ठीक। और ऑलमोस्ट मेरे बोर्ड्स आ चुके थे। तब यही था कि हम लोग का पीजी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब सही था। पर जैसे ही कोविड आया तो वो सारी लड़कियां जो हमारे पीजी में रहनी थी 150, उसमें से ऑलमोस्ट 90% चले गए। तो सिर्फ 10%, 15 लड़कियां बची थी। अब उसमें हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो रहा था। हमने जो बंगलोज रखे थे उसका रेंट हम भरे ही जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा जिससे एटलीस्ट एक फिक्स्ड इनकम आए घर में, क्योंकि मेरी स्कूल की फीस थी, घर चलाने का खर्चा था। और आगे जाके कॉलेज में अगर मैं एडमिशन लेता तो आज अब देखो तो कोई भी मिनिमम कॉलेज की फीस पर ईयर 1 लाख जितनी होती है। तो मैंने और मम्मा ने, हम दोनों जुलाई का टाइम था जब कोविड आया था वो वाला, और हम लोग हमारे जो घर था वहाँ चले गए थे फ्लैट में। हम चाय पी रहे थे बालकनी में। तब मम्मा और मैं बात करें तो मम्मा ने पहली बार सीरियस एक फाइनेंशियल कॉन्वर्जेशन किया मेरे साथ। और जब तुम 17 साल के थे? हाँ। तो नॉर्मली कैसा होता है ना कि जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि उनको ये सब कॉन्वर्जेशन से दूर रखें, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ही खुद सब करे। और मम्मा के पास मेरे सिवाय और कोई नहीं है, तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया कि ये ट्रांसपेरेंसी की ये हमारे पास आए अभी, और हमारे सेविंग्स एग्जॉस्ट हो रहे, अब कुछ बचेगा नहीं। तो हम दोनों ने सोचा अब कुछ करते, काम करते, एटलीस्ट जो बचे हुए पीजी है उसमें से जो रेंट आउट कर देते, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और हम घर से कुछ चालू करते। तो मम्मा ने बोला कि मुझे खाना बनाने का शौक है, कलिनरी स्किल सेट था, तो उन्होंने बोला घर से कुछ चालू करते। तो मैंने बोला कुछ अलग करते। एंड मम्मा को एक वेट लॉस जर्नी उनका था और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी हेल्दी रेसिपीज़ बनाई थी। तो मुझे ये आइडिया आया कि उनके पास हेल्दी फूड बनाने का बहुत अच्छा स्किल सेट है। मैं भी फूडी हूँ, मुझे बाहर का खाना पसंद है। बाहर का खाना मम्मियों को ये होता है कि बच्चा बाहर का खा रहा है तो वो हेल्दी कैसे करे, तो मम्मा वो हेल्दी करके देते थे। और वहाँ से वो आइडिया निकला कि चलो लोगों को हेल्दी करते, क्योंकि कोविड में इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत जरूरी है। वहाँ से वो आइडिया चालू हुआ और हमने स्विगी पे लिस्ट किया, सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे चालू किया। तब तो ऑर्डर नहीं आ रहे थे इतने, बट हाँ एटलीस्ट हमने एक यूनिक आइडिया से स्टार्ट किया। और मुझे लगता था कि उस वक्त इंडिया सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए इतना तैयार नहीं था, राइट? और अब मतलब काफी चीजें आ गई तो लोग सब्सक्रिप्शन काफी रिव्यू पे ले रखे हैं, तो काफी इजी हो गया इस पॉइंट। इंडिया में मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ 2 ही सब्सक्रिप्शन चलते हैं, एक दूध का और एक न्यूज़पेपर। उसके सिवाय हम अभी अभी OTT आया है, उसके सब्सक्रिप्शंस लिए, और हम बहुत ही रेयरली सब्सक्रिप्शंस में जाते हैं। तो हम लोग जब शार्क टैंक पे भी गए थे तब लेंसकार्ट की जो फाउंडर है पीयूष बंसल, उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि सब्सक्रिप्शन बिजनेस बहुत हार्डेस्ट थ्राइव करना इंडिया में,
क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी कंज्यूमर को ऑन अ रेगुलर बेसिस खिलानी या इवन कोई भी प्रोडक्ट हो, आई थिंक नेसेसिटी वाली चीजें लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन में। यस सो हमें इतना ही करना था कि इसको एक मील नहीं बनाना था कि फॉर एग्जांपल आज आपने ऑर्डर किया और वो आपका एक मील बन के रह गया, वो नहीं करना था। हमें इसको आपकी लाइफस्टाइल बनाना था कि आज खाया, कल खाया, कंटिन्यूसली आपने खाया, अपनी हेल्थ के लिए खाया। और इसमें क्या फ्लेवर्स अलग अलग जाते हैं, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन लेता है या सेम मतलब फ्लेवर्स होते हैं, कैसे होता है इसमें? बहुत मतलब हमारा मंडे टू सैटरडे रहता है, तो हमने पूरा एक बैलेंस मील बनाया है जिसमें अलग अलग वेराइटी आती है अपने, क्योंकि अगर रोज में एक का एक दूंगी तो भी उनको पसंद नहीं आएगा, खाली सैलेड बेस्ड दूंगी तो भी नहीं पसंद आएगा। कभी उसमें कार्ब में राइस आ रहा है, कभी प्रोटीन बेस्ड आ रहा है, कभी फाइबर बेस्ड आ रहा है, तो उनको भी एक मजा आ रहा है उसके साथ साथ। और प्लस हमने कुछ ऐसा दिया जो हमारे इंडिया के वेदर के हिसाब से बना हुआ है, जो आपकी थाली में पिरोसा जा रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है, तो पहले तो आपको उसका टेस्ट पता नहीं है, तब उसको स्मेल करोगे, डरोगे, उसके बाद आप कंज्यूम करोगे। लेकिन आपको अगर वही चीज़ आप रोज खा रहे हो, वही उसको आपको थोड़ा इनोवेटिव वे में मिल रहा है, तो आप खुशी खुशी खा लोगे। तो वही चीज़ मैंने की कि जो लोगों को पता था, सिंपल, कोई तामझाम वाले हमारे सैलेड नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन जो हमारी ड्रेसिंग है उसका ही एक मैजिक है, उसमें ही एक हमारे जो स्वाद है वो हमारा मेन है। सो उसी हिसाब से हमने पूरा एक बैलेंस मील किया। अगर 30 दिन है महीने के, तो 30 दिन उनको अलग अलग मिल रहा है। अरे 30 दिन अलग अलग खाना जा रहा है? हाँ जी, यस। सो सैटरडे नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो हम बेल टाइप देते हैं या तो फिर हम उनको फ्रूट बाउल देते हैं। सो फ्रूट बाउल इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि फ्रूट जो इस वीक में गए हैं, मैं क्या करती हूँ दूसरे वीक में पूरे अलग ले आती हूँ, तो उनको एक मजा आता है कि चलो आज कुछ नया आया है। और मैं जो सुन के थोड़ा इंट्रीग हो रहा हूँ यार, ऐसा यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। और सैटरडे को स्पेशली वो लोग फ्रूट देख के ऐसा बोलते हैं कि आज तो पहनते ना। तो इस तरह से लोग, मतलब उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है धीरे धीरे। और आई थिंक इंडिया जो मार्केट इस वक्त काफी कॉन्शियस हो गई है अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेकर, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट पे मतलब अभी वर्ज हो रहा है। सिंपली सैलेड का जो विजन और जो कंज्यूमर का विजन है मैच हो रहा है कहीं ना कहीं। करेक्ट। और हमारा जो द सिंपली सैलेड है, हमारा एपिसोड आने के बाद काफी सारे हेल्दी आउटलेट्स भी खुले, लोगों को पता चला कि हाँ ये भी एक बिजनेस हो सकता है। सो हम उनको हमारा कॉम्पिटिटर नहीं मानते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलो एंड ऑफ द डे सारे लोग हेल्दी खा रहे हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक मार्केट बड़ा हो रहा है, और वहां पे किसी ना किसी कोई अर्न कर रहा है, तो शायद वो हमारी वजह से उनको सैलरी मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा आपने बोला कि आप उन्हें कंपटीशन नहीं मानने, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ेगा तो बहुत बड़ी मार्केट है और सब थोड़ा थोड़ा पार्ट भी कर रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट है। मार्केट साइज एक होता है कि मान लो कि 100 रुपए का मार्केट साइज है, उसमें से मैं 50 रुपए कमा रहा हूँ जितने 100 रुपए कमाए जा सकते हैं, तो मेरा 50% मार्केट शेयर हुआ। पर अगर वो 1000 रुपए का बन जाता है, दैट मीन्स कि मेरा भी जो एक कैपेबिलिटी है वो 500 रुपए तक तो जाएगा। सो अगर मार्केट साइज बढ़ रहा है तो मेरा मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। हाँ, कैसे मुझे स्केलेबिलिटी और जो भी लोगों तक पहुंचाना है वो मुझे फिगर आउट करना है, ऑपरेशंस और सब। पर एंड ऑफ द डे हम 5 साल डाउन द लाइन हम क्या देखना चाहते हैं कि हम लोगों को ये देखना चाहते हैं कि वो 7 दिन शाम को वड़ा पाव खा रहे हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि एटलीस्ट वो 6 दिन सैलेड खा रहे हैं और 1 दिन वड़ा पाव खा रहे हैं, मतलब चीट डे कम से कम हो, बाकी राइट। बट मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, या मतलब मैं अपने कॉलेज में भी जब था तो देखता था कि जनरली हम लोग बाहर ही खाते थे, तो वो मतलब काफी गलत हैबिट थी। आप लगता है वो उस पॉइंट पर नहीं लगता था, तो वो चीज़ मुझे लगता है चेंज हो गया। सिंपली सैलेड जैसे आउटलेट्स हैं या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो लोग प्रेफर करेंगे यार चलो जितने दिन हम अच्छा खा सकते हो उतने अच्छा खाते हैं, क्योंकि जब घर से दूर रहते हैं तो ऑब्वियसली हम अच्छा खाना नहीं मिलता है ना, तो वो चीज़ आप मिस करते हो। बट अभी उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो सिंपली सैलेड अगर पूरे इंडिया में लॉन्च होगा तो आई होप कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बेटर हो पाएगी। तो मुझे अच्छा आइडिया लगा ये। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। पर अभी एज अगर आपको पता हो तो मेरा एजुकेशन चल रहा है, हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वो कंप्लीट हो जाए और मैं टोटली फुल टाइम हो जाऊँ, फिर मैं और मम्मा शांति से बैठेंगे। आई डोंट थिंक कि टाइम भाग रहा है, हाँ। तो हम ऐसा अननेसेसरी रैपिड ग्रोथ नहीं करना चाहते। जहाँ अभी आप देखो तो कुछ कंपनीज ने बहुत रैपिड ग्रोथ करने की कोशिश की और अभी वो लोग को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है आजकल ऐसी कि बहुत ज़्यादा फंडिंग रेस करी बट अब सर्वाइव नहीं कर पा। तो अभी इवन हमने अर्थ रिदम की फाउंडर थी, उनसे बात करो तो उन्हें एडवाइस करा कि आप फंडिंग जल्दी मत रेस करो। उन्होंने बोला उस पर हमारे पॉडकास्ट में कि टेक योर टाइम, क्योंकि वो कहते कि जो आप वीसी फंड लेते हो वो एक मैरिज जैसा, उन्होंने ये कंपेयर करा। कह रहे अगर एक बार आपने फंड ले लिया तो आप जिंदगी भर के लिए उनसे अटैच हो।
तो आपको बहुत सोच समझ के फंड रेज करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि जल्दी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, आप धीरे धीरे ग्रो करो। जब आपको लगे कि यहाँ मुझे किसी की ज़रूरत है, तब आप मतलब फंड रेज करो। और फंड रेज करने में मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम शार्क टैंक पे गए थे। हमारा ना मार्केटिंग का पर्पस था, ना ही फंड रेजिंग का पर्पस था। हमारा पर्पस यही था कि हमारा जो आज मम्मा की इतनी सालों की जो स्ट्रगल है, मेहनत है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। और यस, हम जहाँ थे वहाँ से एटलीस्ट एक लेवल भी आप आ जाएंगे ना, तो हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। क्योंकि आप जब इतने सारे दलदल में फंस गए होते हो, तब आपको ऐसा होता है कि इसमें से आप बाहर थोड़ा सा भी निकल जाओ तो एटलीस्ट आप सर्वाइव हो रहे हो। अभी हम इस लेवल पे है जहाँ पे इतना सारा प्यार सम्मान मिल रहा है लोगों का, तब अच्छा लगता है कि यस, हमने कुछ बिल्ड किया है। कि जो कंपनी शार्क टैंक के पहले 50 ऑर्डर दिन के कर रही थी, वो अभी शार्क टैंक के बाद आज की तारीख में 250 ऑर्डर दिन की कर रही है। अहमदाबाद जैसी सिटी में जहाँ फाफड़ा जलेबी आसानी से बिक जाता है, वहाँ सैलेड बेचना बहुत डिफिकल्ट है। मैं ये मतलब आशीष से ही बात भी कर रहा था कि अगर ये चीज़ हम गुड़गांव या दिल्ली जैसे एरिया में ले आए तो मतलब बहुत कॉन्शियस है यहाँ की ऑडियंस, और वो प्रीमियम चीज़ों पे खर्च करती है। तो आई थिंक मतलब बहुत ही अच्छा विजन है। और अभी जैसे आपने बताया कि पढ़ाई चल रही है, जैसे पढ़ाई खत्म होगी तो मुझे पता है कि ऑल ओवर इंडिया स्केल कर लोगे आप, जो विजन है। क्योंकि मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि 17 साल में कैसे इतना माइंड था कि आप मतलब फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन मम्मी से कर पा रहे थे। क्योंकि मुझे तो याद है कि जब मैं 17 साल का तो सिर्फ मतलब खेलना है, नेक्स्ट क्या करना, घूमना फिरना ही आता था। बट ये उस पॉइंट पे आपसे कॉन्वर्सेशन इतनी सीरियस कर पा रहा था। तो आप दोनों से क्वेश्चन है कि मतलब कैसे आपने रेस करा इसको, तो ऑडियंस भी सीखे कैसे मतलब इतनी अच्छी इसको वो मिली गाइडेंस कि ये आज इतना अच्छा बिजनेस भी कर पाए। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी सिखा देती है हमें। और जब मैंने उसके साथ शेयर किया था, तब मुझे भी ऐसा था कि मतलब इतना नहीं था कि वो एक मैच्योर होके उसको रिस्पॉन्स करेगा। पर हाँ, जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। और मेरे फादर है, उनका मुझे पूरा सपोर्ट है, लेकिन मैं सेल्फ मेड हूँ। तो मुझे ऐसा था, मुझे मेरे फादर को नहीं बताना है ये चीज़, तो कहीं पे तो मुझे शेयर करना था, तो मैंने उसके साथ शेयर किया। और वो आगे तो वही था कि हम दोनों को मिलके उसको टैकल करना था। सो बहुत अच्छे से उसने उसको टैकल किया। शुरुआत बहुत टफ थी, बट धीरे धीरे करके आगे आए। पर ज़्यादातर कैसे होता है जब मम्मा अकेले बिजनेस पूरा रन कर रहे हैं, एक अकेले पर्सन पे एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा लोड या बर्डन आ जाता है, तो उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है एक रास्ता निकालना। क्योंकि इतने सालों से खड़ा किया हुआ एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस जब टोटली एकदम नियर टू जीरो आ जाए, तो बहुत एक वो फील होता है कि जो पूरा खड़ा किया था इतने सारे सालों में, इतने प्यार से इतने एम्प्लॉयज रखे, ना लॉयल्टी बना के वो जा रहा है। तो हमने सोचा कुछ ऐसा करते कि एटलीस्ट जो हमारे एम्प्लॉयज है जो अभी कोविड के कारण चले गए पर वापस आएंगे, तो कुछ उनके लिए ऐसा होगा कि जिनको एटलीस्ट आप सैलरी उतनी तो पे कर पाए या उससे लेस। पर आप मानोगे नहीं कि जो हमारे पेइंग गेस्ट में जो काका थे जो 8,000 रुपये कमाते थे पर मंथ जब वो आए थे इस पीजी में, वो अभी 32,000 क्लॉक करते समवेयर अराउंड इन द सिंपली सैलरी। तो 4x उनका सैलरी होना हमारे लिए सबसे बड़ी बात। एंड एज फाउंडर्स हम दोनों सैलरी नहीं लेते, हम टोटली, एक्चुअली मैं तो बहुत यंग हूँ, इवन टेक सैलरी, एंड मम्मा भी सैलरी नहीं लेते। हमारा जो पीजी का बिजनेस है उसमें से हमारा घर चल जाता है। अच्छा, अभी भी आप पीजी का बिजनेस रन कर रहे हैं? पहले वो शट डाउन हो गया था, अभी वो वापस, उसको भी हमने वापस जो लेवल में था वहीं पे। हाँ, अभी 150 बच्चे नहीं है, पर अभी है बिजनेस। अब तो कान पकड़े कि अब एक बिजनेस नहीं रखना है, अब तो 2 बिजनेस होने ही चाहिए। मम्मा के दादा उनको यही कहते थे कि कभी भी एक नहीं रखना, एटलीस्ट हैव two earning sources. Yes. Either if you have one job or one business, or if you have 2 business, or anything if 2 job by 2 people in the family. So मैं जॉब करूँ ऐसी सिचुएशन में ही नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, और मुझे करनी भी नहीं है, तो तभी भी नहीं था। और मम्मा मुझे जॉब, अगर मम्मा तब जॉब ढूंढते तो बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि इतने साल उनका जो एटीट्यूड था वो एक जॉब गिवर एटीट्यूड था। तो समवन आप सीधा जॉब सीकर एटीट्यूड में चले जाओ, बहुत डिफिकल्ट होता है, भले ही फिर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो, कुछ भी हो। मैं यही कहने वाला था कि जैसे मुझे भी ना कभी जॉब नहीं करनी थी, तो मैं भी मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता। तो मैं ये माइंडसेट समझ सकता हूँ कि अगर मुझे कोई जॉब करनी है बोले तो शायद से मैं चला भी जाऊँ, बहुत पैसे भी मिले, बट मैं कर नहीं पाऊँ कंटिन्यू, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं है हम लोग का। और एंटरप्रेन्योर में लगता है यही, जैसे आपने बोला कि आप बिजनेस रन कर रहे हो, 2 रन कर रहे हो, तो वो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। और जैसे मैम ने उन्होंने स्किल गेन करी,
ऐसा नहीं कि एक बिजनेस बंद हो गया, 2 बिजनेस बंद हो गए तो वो तीसरा भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्किल आ गई है आपके अंदर, यार आप बिजनेस आप बना सकते हो, आपको इन्स एंड आउट्स पता चल गए। तो इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप कहते हैं कि काफ़ी डिफिकल्टी है आपको सिंपली स्टार्ट करने में, तो वो अगर ऑडियंस को हम बता सकें कि क्या डिफिकल्टीज थी। शुरू में जब द सिंपली सेलेक्ट स्टार्ट किया तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम मैन पावर का था। 3 महीने कोविड के जो गए, उसके बाद एकदम से पूरा स्टाफ आया और बोला सब नेपाल के हैं, तो सब एक साथ चले गए। कोई था नहीं, एक लड़का था मेरे पास और एक लड़का दूसरा था जो हमारे साथ रहता था। जब हमने स्टार्ट किया था हम 3 जने थे टीम में, और वी स्टार्टेड 1 महीने के लिए तो एक भी ऑर्डर नहीं आया। फिर एक हमारे वहाँ पे कम्युनिटी चलाते फूड कम्युनिटी, उनको हमने पूछा कि ये हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर हमें ये सब्सक्रिप्शन आइडिया दिया कि आप ऐसा करो तो आपको एक फिक्स इनकम भी आएगा, सामने वाला भी कमिट होगा उसकी हेल्थ को लेकर। उस तरह से हमने स्टार्ट किया। फिर भी उसमें 4-5 ऑर्डर आते थे और स्विगी भी स्टार्टेड विद 1-2 ऑर्डर्स ऐसे करके। जो हमारे डिलीवरी वाले काका थे जो हमसे लेके जाते थे डिलीवरी करने के लिए, वो भी बोलते थे कि बहन इसमें आपको क्या बचेगा, आप इसको बंद कर दो। तब वो काका की बात सुनी होती तो शायद ये जर्नी शार्क टैंक तक नहीं पहुंचता। पर आज वो काका हमारे साथ है और वो एयरपोर्ट की डिलीवरी करते हैं, जो हमारे एयरपोर्ट स्टाफ का जो फूड जाता है उसकी डिलीवरी वो करते हैं। काफ़ी सारी स्ट्रगल आई, ऐसा नहीं था कि कहीं एक मोड पे तो ऐसा भी आया कि चलो ये बिजनेस बंद कर देते हैं, कुछ और सोचते हैं। बट फिर करते गए कि नहीं कर रहे ऐसे करते गए, और ऐसे करते करते ही 25-30 ऑर्डर से स्टार्ट किया। उसके बाद जब हम शार्क टैंक में जाने वाले थे उससे पहले 40-50 ऑर्डर्स आ रहे थे। और जब हम शार्क टैंक में गए तब भी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारा प्रोडक्ट, हमें नहीं इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, क्योंकि हमारा एकदम नॉर्मल सैलेड है। अगर आप हमारे सैलेड देखने जाओगे तो उसमें कोई ऐसा तामझाम नहीं है, एकदम नेचुरल, मतलब सिंपल। वही लोगों को पसंद आता है। हाँ, वही क्योंकि उसमें फ्रेशनेस है। उसमें शायद हमने वहाँ पे थोड़ा हमने लोगों की हेल्थ को ज़्यादा फोकस किया। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट आता है, जो हमारे जो भी वेजिटेबल्स आते हैं, उसको भी हम लोग 2-3 दिन ही रखते हैं, उसके बाद हम उसको पीजी में यूज़ कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारा फूड वेस्टेज भी नहीं है, और उसके साथ साथ हमारा सैलेड बिजनेस जो है उसमें हमें फ्रेश मिल रहा है। और पहले तो हम वेंडर से लेते थे, अभी तो हमारा पूरा फार्म से आता है। पहले हमारे जो पैकेजिंग थे उसके वेंडर थे, अब सारे मैन्युफैक्चरर हैं जिनसे हम लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ तक बिजनेस को ये मोड तक लाए। पर हाँ, पूरी जर्नी तो काफ़ी टफ थी। और जितने भी हमें सुन रहे हैं यहाँ पे जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हाँ, शुरुआत तो बहुत डिफिकल्ट थी। एक छोटे से क्लाउड किचन से बिफोर शार्क टैंक 35,000 हमने ऑर्डर निकाले थे। इट वाज नॉट इजी जर्नी। पर हाँ, अगर आपने कुछ करने का ठान लिया है तो वो चलेगा ही 100%। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, एक तो हमें पढ़ाई में आता है, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस। हम बिलोंग करते हैं सर्विस में, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम्स। हाँ, ठीक है। तो अभी इसको आप 10 दिन 15 दिन नहीं रख सकते, आपको ऑन द स्पॉट या विद इट सम टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। प्रोडक्ट की भी ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है और सर्विस का भी ऑपरेशन है। पर प्रोडक्ट में क्या है कि आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, एक बार टीम ने बना लिया, टेस्ट हो गए, सब हो गया, और उसके ऊपर लेबल लग के पैकेजिंग होके एंड इट गेट स्टार्टेड सेलिंग। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करो तो XYZ। पर सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट इतना इजी नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑन द टाइम डिलीवरी करनी है, ऑन द टाइम लॉजिस्टिक्स देखना है, साथ साथ आपको ऑन द टाइम मार्केटिंग भी करना है, क्योंकि आप सारे पार्ट्स। एग्जैक्टली। हम लोग इतना क्यों थक जाते हैं, क्योंकि सर्विस इज रियली हार्ड। एंड यस, इफ यू हैव चोजन टू बी इन सर्विस देन यू नीड टू बी एट सर्विस। इफ यू आर इन द प्रोडक्ट इंडस्ट्री देन इट्स यू कि आप बना के आप घर पे आराम कर रहे हो और कंटिन्यूसली आपको ऑर्डर आ रहे हैं, और एक टीम है, एक फैक्ट्री है, वो शैम्पू बना रही है या सोप्स बना रही है और बना के भेज रही है। वहां पे डिफेक्ट आने के चांसेस 6 सिग्मा लग जाता है, तो बहुत कम है। 1 मिलियन पे 3 या 4 प्रोडक्ट्स बिगड़े होते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि चांसेस वो भी बढ़ जाते हैं, तो आपको टीम को कंटिन्यूसली ट्रेन करना पड़ता है कि प्रोडक्ट में खराब रिव्यू ना आए, सर्विस में, सॉरी, आप मतलब जो आप सैलेड दे रहे हो। फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके जो प्रोक्योरमेंट है वो जो हर बार आ रहा है वो ए क्वालिटी आ रहा है या कभी बी क्वालिटी आ रहा है, तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो, उसका रिफंड ले रहे हो, क्या कर रहे हो। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर देखा गया टेस्ट बहुत वेरी आ रहा है तो शायद से वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा ना रहे। एग्जैक्टली। हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में रोज जाते हैं, मान लो हमें 4 दिन अच्छा लगा और
2 दिन हमें टेस्ट अलग अलग, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सर्विस है, वहाँ पे कोई फिक्स्ड रेसिपी होगी, पर वो बना रहा है हर बार, तो कुछ ना कुछ 19-20 होता है। सॉल्ट ये सारी चीजें तो 19-20 तो यस, तो ये एक होता है कि अगर आप सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट में आना चाहते हो तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि आपको जस्ट इन टाइम, मेक टू ऑर्डर, ये सारी इन्वेंट्रीज के साथ बहुत खेलना पड़ेगा। कभी कभार मैं देखता हूँ मम्मा ऑलमोस्ट ऑन द टिप ऑफ एवरी कॉल, वो 3 आउटलेट्स है तो तीनों आउटलेट्स के जो मेन पर्सन है, हाँ मैनेजर, वो लोग उनको कॉल करके बोल रहे होते हैं कि ये मंगा दो, वो मंगा दो, ये खत्म हो गया, वो खत्म, क्योंकि मम्मा अभी भी बहुत अटैच्ड है बिजनेस के साथ, तो वो वही देखते हैं और मैं पूरा मार्केटिंग देखता हूँ। तो मुझे ये होता है कि आज एक्चुअली में प्रोडक्ट इज ईजियर कंपेयर टू सर्विस। कि मैं भी मानता हूँ कि मैंने भी एक्चुअल में सर्विस बिजनेस में मतलब एक क्लाइंट वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह करा था काफ़ी पहले, तो मेरे से नहीं हुआ क्योंकि बहुत एक्टिव हो जाता है कि टू एंड फ्रो। तो ये सही कह रहा है कि चॉइस होती है आपके पास, आइदर यू विल बी सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस, बट सर्विस इज रियली डिफिकल्ट। और जैसे मैम अभी भी बिजनेस में है, तो मुझे लगता है वही माँ का प्यार जो कहते हैं ना, जो खाने में, वो अभी भी इसीलिए है और लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं, राइट? एक उनका एक्सपर्टीज क्यों, क्योंकि पीजी बिजनेस मम्मा ने किया है तो वो सर्विस क्रैक्ड है, राइट। तो वो हॉस्पिटैलिटी वहाँ से वहाँ शिफ्ट इजीली हो जाती है। पर अगर आप टोटली एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पे अपने कुछ प्रोडक्ट किया हुआ है या आपको सर्विस का नॉलेज ही नहीं है, तब आपको हार्ड क्यों होगा, क्योंकि आपको टोटली आपके कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें आप फॉर एग्जांपल स्मूदी है और वो आप फ्रोजन वाली करते हो, तो आप वो बना के देखे वो बंदा देख लेगा, पर जब वो फ्रेश बनाना है तब आपको उसके सर पे खड़ा भी रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो सही में वो फ्रूट्स डाल रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिव्यूज तो सब पढ़ सकते हैं। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेशनेस इस बिजनेस में तो बहुत ही मुझे लगता है यस, आइदर इट विल मेक इट और ब्रेक इट वाली चीज हो जाती है। यस, कि वो बन कैसे रहा है, कि ग्लव्स पहने या नहीं पहने, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आप लोग अभी बहुत ही अच्छे से इसको कर रहे हो। और जो दूसरा रीजन था कि जल्दी ग्रो, अगर जल्दी करोगे तो ये सारे चेक्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस होते हैं। यस, तो धीरे धीरे ग्रो करने में ये बेनिफिट है कि आप ये सारे चेक्स जब भी आप कोई नया आउटलेट करो, जब भी कोई नई सिटी में जाओ, तो आप इजीली कर पाओगे। सो पहले क्या होता था कि कभी बेंगलोर से फोन आ रहा है, कभी कोलकाता से आ रहा है कि कब आएगा 10 इमली सैलेड, जैसे दिल्ली से बहुत कॉल आते हैं, तो हमें ऐसा होता था कि हम मना करके सबको अपसेट कर रहे हैं। सो अभी हमने रिसेंटली वर्कशॉप स्टार्ट किए जहाँ पे आप दिल्ली में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, आप हमारे सैलेड सीख सकते हैं और आप घर पे बना सकते हैं। सो एटलीस्ट एंड ऑफ द डे वो लोग भी हेल्दी खा रहे हैं और वो वहां से भी लोगों को बता रहे हैं, तो वहां से भी आगे बाकी लोग भी वो हेल्दी कंज्यूम कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने ऑनलाइन वर्कशॉप्स अभी तक स्टार्ट किए थे और उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, खाली इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला। बिकॉज हमारे जो भी सैलेड तो इंडिया से बाहर बहुत अच्छा मिलते हैं, लेकिन हमारे जो सैलेड है उन सब में इंडियन टच है। हाँ, उनको सीखना है कि भाई ऐसा क्या है आपके सैलेड में। सो अभी हम लोग जैसे ही अभी ये वेकेशंस खत्म हो जाएगा उसके बाद वी आर प्लानिंग फॉर ऑफलाइन वर्कशॉप्स, मतलब हम हर सिटी में जाएंगे, वहाँ के कल्चर को देखेंगे, वहाँ के फूड को देखेंगे, उस हिसाब से हम पूरी रेसिपी क्रिएट करके जाएंगे और उसके बाद वहाँ के लोगों को सिखाएंगे। वो आप स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे एक अच्छी चीज़ ये होगी कि हम वो सिटी भी देख लेंगे, हमें पता भी चल जाएगा कि वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या सही में सेलेबल है या नहीं। तो जब हमें वहाँ आना होगा हमारे लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि हमने अहमदाबाद जैसे रिस्ट्रिक्टिव मार्केट को हेल्थी फूड खिला दिया है। पर हर बार अवेयरनेस चेंज लाना हर सिटी में ज़रूरी नहीं है। जैसे आप जयपुर को देखो तो जयपुर इज़ अ वेरी वो लोग एंजॉय करते हैं, घी वाली चीज़ें खानी है उनको, घेवर है और सब मिठाई है तो वो खाएंगे आराम से, चौड़ी खाएंगे। अब वहाँ पे जाके आप उनको बोलो आपको सैलेड खाना है तो आपको अवेयरनेस ड्रिवन से सेल्स ड्रिवन जाने में बहुत टाइम लगेगा। पर अगर आप मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर जैसे कॉर्पोरेट हब्स में जाके टारगेट करोगे तो वहाँ अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत ही नहीं। उनको पता है प्रोटीन क्या है, उनको पता है फाइबर क्या, मैक्रोस पता है। वहाँ पे आप सीधा प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देते हो, आपका नाम अच्छा है, आप मार्केटिंग प्रॉपर करते हो और आप जो कस्टमर फुलफिलमेंट पे फोकस कर रहे हो वो अच्छे से हो रहा है, देन यू कैन गेट योर नंबर्स राइट। अच्छा, अभी आप लोग कॉर्पोरेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में जैसे इसने बोला कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है डिमांड है इस चीज़ की, जैसे वहाँ पर टिफिन सर्विस लगती है, बस लोग सैलेड खाना चाहते हैं, तो अभी उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। पर कॉर्पोरेट्स में एक ही प्रॉब्लम होता है कि कॉर्पोरेट्स के अंदर कॉर्पोरेट माफिया होते हैं। सो व्हेन आई यूज द टर्म माफिया इट इज अ वेरी नेगेटिव टर्म, बट आई टेल यू व्हाट इट इज। वहाँ पे लीगल टेंडर्स दिए हुए होते हैं। सो या तो लीगल या व्हाटएवर वे में उनका एक टेंडर होता है जहाँ पे वो
कॉर्पोरेट में सिर्फ वही पर्सन सेल कर सकता है। तो वहाँ पे मे बी बाहर जो हमें 100 रुपीज़ की सैंडविच मिलती है वो वहाँ पे 50 की पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आने वाली ऑडियंस ज़्यादा होती है। तो उसके कारण कॉर्पोरेट में हमने किया हुआ भी है, वहाँ पे हमें ऑर्डर्स भी आते हैं, बट नॉट द मेजर चंक कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेट, इट कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, बट स्टिल वी हैव टाइप्स विद अदानी, वी हैव विद इंडस फार्मा, सो ऐसे कुछ अच्छे टाइप्स है हमारे। बट वो एक जैसे सोडेक्सो का आपने नाम सुना होगा, जो कॉर्पोरेट में बहुत फेमस है, तो वो लोग का क्या है कि वहाँ पे उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया होता है, वहाँ पे वो किसी और को आने नहीं देते, और वो एक लाइफस्टाइल बना देते वहाँ के कॉर्पोरेट की, आपको यही खाना है। वो एक 5 खाने वाली प्लेट होती है, उसमें सब्जी, रोटी, दाल, राइस और एक पापड़ या सैलेड का पोर्शन होता है, तो वैसे उनको आदत पड़ गई होती है। बट ठीक है, मुझे लगता है कि स्विगी जोमेटो पे भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मतलब लोग जिनको खाना चाहते हैं वो ऑर्डर कर ही सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट एप्स नहीं हो पा रहे तो राइट। और हमारे रिपीट कस्टमर ज्यादा है, मतलब न्यू कस्टमर तो है ही, पर हमारे रिपीट कस्टमर मतलब लोग पसंद करके उसको वापस ऑर्डर कर रहे हैं। प्लस हमारे जो सब्सक्रिप्शन है उसमें भी कोई वीक का लेता है, उसके बाद वो मंथ पे, और मंथ के बाद वो डायरेक्टली पूछते हैं कि 3 months या 6 month के लिए। सो वो जो बोलते रिटेंशन तो है ही हमारा, पर वो जो कन्वर्जन है फ्रॉम वीकली टू मंथली वो अराउंड 68% है। लाइक अराउंड आउट ऑफ 10 में से 7 out of 10 people are ready to take up weekly monthly subscription after trying for a week, because they feel that from that 1 week of having that salary they get so many different options, and उनका जो एक लाइफस्टाइल बन जाता है, फिर वो ऐसे देखते ही नहीं कि उनका मील है, वो ऐसा सोचते ही नहीं कि मैंने एक बार मंगाया, वो ऐसा ही सोचेंगे कि यार मैं 6 महीने के पैसे भर देता हूँ, मेरा लंच 6 महीने तक सॉर्टेड हो गया है। जैसे आप अगर बैचलर और वहाँ रह रहे हो और आपको शायद मम्मी के घर का खाना या याद आएगा, बिकॉज आप उसी से पैम्पर्ड हो, पर सेम चीज अगर मम्मा बना के दे रही तो आपके माइंड में यही होगा कि मम्मा ने बनाया। हाँ, तो वो घर का खाना आपको मिल रहा है। एंड ऑफ द डे कमर्शियल किचन से जब आता है तो वो मील ही रहता है और वो टेम्पररी होता है, और जब वो एक होममेड किचन से आता है तब हाई चांसेस है कि वहाँ पे एक कस्टमर के साथ एक बॉन्ड डेवलप होता है। और हमारे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में भी एक मूवी बनी हुई है 21 टिफिन घर पे, इसमें वो जो पर्सन होता है, जो बैचलर होता है, वो आता है और वहाँ पे एक लेडी होती है जो टिफिन बनाती है, तो वो टोटल 20 टिफिन कर रही होती है, और वो एक एक्स्ट्रा टिफिन करती है सिर्फ उसके लिए, क्योंकि वो इतना इंसिस्ट करता है कि मुझे घर का खाना बहुत याद आ रहा है, आप बना रहे हो तो मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा बनाओ, तो उसके ऊपर पूरी मूवी है, और वो एक पूरा टोटली बॉन्ड बन जाता है। वो एक चीज़ है कि आप जो खाना बना रहे हो बहुत सुपरफिशियल लगेगा जब मैं बोलूँगा, पर एक्चुअली जब मम्मा बनाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि कस्टमर को कैसा लगेगा खाना बनाने के पहले और दौरान, और जब मेरे लिए बनाते तो सोचते हैं मुझे कैसा लगेगा। तो उसके अंदर वो पूरा एक एलिमेंट ऑफ लव, एलिमेंट ऑफ अट्रैक्शन, कनेक्शन, एवरीथिंग गोज इनसाइड दैट। सो उसके कारण वो जो सैलेड का टेस्ट है वो अब। और आई थिंक मैम का सिर्फ इन बिजनेस रन करना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मतलब जैसे इन्होंने बताया कि ये ऑनलाइन भी सिखा रहा है और ऑफलाइन भी आप लोगों का प्लान है, तो कोई कॉपी भी कर सकता है, मतलब आपको डर नहीं है कि यार कोई कॉपी कर ले, राइट। इससे पता चल रहा है मुझे कि आप ये नहीं सोचते यार कि बस मैं अपनी तक ही रखूँ रेसिपी, आप चाह रहे हो लोगों का भला हो। आपका तो चल ही रहा, आपने ठीक है कॉम्पिटिटर, जैसे आपने स्टार्टिंग में कॉम्पिटिटर आएंगे, इट्स फाइन। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इनकी कि शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ कॉम्पिटिशन, और वो ओपनली कह रही कि यार बस लोगों का भला हो, मतलब ये मेरा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। हमारे गांव में एक दाबेली वाला है, तो मैं गई, मुझे वो दाबेली वैसा ही लगाना था हमारे अहमदाबाद में, कि मुझे ऐसा मेरे गांव का टेस्ट खिलाना है। तो मैंने उसको बोला भैया मुझे दिखाओ ना आप कैसे बनाते हो, क्योंकि मुझे वो करना है। उन्होंने बोला देख लो, ये 50 बार देख लो। मैंने बोला क्यों? तो बोले मैं डिटेल में बताता हूँ, आप सीख लो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ एक, आप अगर ये बना दो ना तो मैं ये कल से धंधा ही बन इतना मेरे हाथ में जादू है, बोले। अच्छा, तो अभी वही चैलेंज मेरे लिए है कि मुझे खुद को पता है कि मेरे खाने में क्या टेस्ट है, तो वो एक चैलेंज है कि अगर वो ऐसा बनाना है तो मैं सौराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि सौराष्ट्र में जाके वापस से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके वो हाथ का जादू आएगा। इवन गुजरात के अंदर आप गुजरात नॉर्थ साइड, हमारे अहमदाबाद साइड का खाओ फाफड़ा जलेबी, और आप हमारे सौराष्ट्र का खाओ ना, सौराष्ट्र का फाफड़ा जलेबी और बेटर होता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो जब वो आटे में जाता है और जब वो फाफड़ा बनता है ना, तो वो फाफड़ा सॉफ्ट और वो एकदम फ्लफी और मुंह में मेल्ट हो जाता है और आपकी इंडियन पैलेट पे डांस करता है। तो ये हमारी फेमस चीज़ है। तो वहाँ से हम वो लेके, वो बोलते हैं, हमारे गुजराती में एक टर्म है वारसो, यानी हम जब कोई भी हमारी एक पीढ़ी होती है, यानी एंसेस्ट्रल जो होते हैं, वो हमें क्या दे के जाते हैं, वो कुछ ज्वेलरी दे के जाते हैं
रेसिपीज दादी की लेके जाते हैं, नुस्खे देके जाते हैं, तो वैसे वो हमारे वारसों में होता है कि हमें वो आगे कंटिन्यू करना है. एंड मम्मा हैज टेकन इट इन अ वेरी राइट वे, क्योंकि मम्मा की आप देखोगे 50% रेसिपी कम फ्रॉम हर दादीज रेसिपी. तो वहाँ से मम्मा ने उसमें चेंजेस किए, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड के हमारा एक जो फैमिली का जो टच है वो उस फूड में जाए और वो कैरी ऑन रहे. कैरी ऑन. सो जब बिजनेस बढ़ रहा था तो हम लोग बहुत बेसिक सैलेड देते थे शुरू में, अगर आप शुरू के पिक्चर्स देखोगे तो. पर जब बिजनेस बढ़ा तब मैंने सोनू को बोला कि नहीं, अब तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, सब अच्छे लोग खा रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट कुछ पता होना चाहिए. सो मैंने कोई सैलेड का कोर्स नहीं किया था, मैंने एक कुलिनरी कोर्स किया. उसमें सब कुछ अनहेल्दी ही था, फिर जैसा हेल्दी नहीं था, बट उस सब से मैंने एक आइडिया लिया हेल्दी फूड का. और जो मुझे सिखा रहे थे ना, जो शेफ वो मुंबई से है, तो उन्होंने भी उस चीज़ का ध्यान रखा कि ये सैलेड बिजनेस चलाती है तो इसको हेल्दी सिखाना है. तो वो जब भी कुछ सिखाते थे ना, वो बोलते थे आप इसमें ये यूज़ करना, ये मत यूज़ करना. सो उस तरह से मैंने वो सीखा. और वो भी चालू बिजनेस, मतलब मंडे टू सैटरडे मेरा सब्सक्रिप्शन रहता था. सैटरडे इज ऑलवेज लाइक थोड़ा हमारा रिलैक्सिंग रहता था. सैटरडे संडे में जाती थी मुंबई वीकेंड क्लासेस. अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस थी? हाँ, ऑफलाइन. वो मंडे टू फ्राइडे फुल डे काम करते थे, और सैटरडे संडे मैं यहाँ पे देखता था और वो वहाँ जाते थे. बच्चे आज के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं मंडे टू संडे काम. मंडे टू संडे काम कर रहे हो पूरे. और वो ऐसा सीखा कि वो मेरा 1 या 2 लेवल अप करके गया बिजनेस, क्योंकि वो जरूरी था उस टाइम पे. फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ हम बाहर खाना खाने जाते, जैसे हम आज यहाँ पे आए हैं तो हम कुछ हेल्दी सैलेड की शॉप्स भी देखेंगे, कुछ आइडिया लेंगे, तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, फिर वहां से कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं. सो वो बोलते हैं ना कि चेंज अगर आप करते रहोगे तो वो लोगों को भी पसंद आएगा और वो आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है. एक का एक किसी को भी पसंद नहीं आएगा. तो हम हमारे मॉड्यूल में वही चीज करते हैं. और मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है इवॉल्व होना, राइट? क्योंकि बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस, नोकिया या आप कोडैक कितने भी ले लो, तो उनका फेलियर होगा कि वो इवॉल्व नहीं, वो चेंज नहीं लाए. तो मतलब मैं ये भी कहने वाला था कि आप एंटरप्रेन्योर इतने ज्यादा हो, भले आप ना सोचो उस तरीके से, बट आपको पता है कि हाँ नेक्स्ट क्या करना है. जैसे सोहम भी बात कर रहा है, आप भी बात कर रहे हो, तो आइडियाज की बात हो रही है कि यार अब नेक्स्ट क्या है, ऑफलाइन करना है. तो मतलब बहुत ही ज्यादा आइडियाज हैं आप लोगों के पास, और मुझे लगता है यही एंटरप्रेन्योर. एक ये होता है कि 3 सिनेरियोज बनते हैं. मतलब मैं अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट होता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ करता है, फिर एक पीरियड ऑफ फ्लक्स आता है, फिर वहां से 2 चीजें होती है. एक होती है ट्रांसफॉर्मेशनल डिमाइज, यानी वो टोटली डाउन बंद हो जाता है, जैसे आपने नोकिया का बहुत सही एग्जांपल दिया. या एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जैसे सैमसंग ने पकड़ लिया और उसने किया. ये 2 सिनेरियोज तो है ही जहाँ पे बिजनेसेस थ्राइव हो जाते हैं. पर एक सिनेरियो होता है जो इंक्रीमेंटल के टाइम, जब वो एनवायरनमेंट जा रहा है उसके से भी, एनवायरनमेंट से भी आगे निकल गया होता है और अपने अलग ही ग्राफ बना के चल रहा होता है. उसको कुछ नाम नहीं दिया, बट दे ऑलवेज कॉल इट एज अ स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट. तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें ऐसी ब्रांड आती है जैसे कि एप्पल, उनको पता है कि फ्यूचरिस्टिक मार्केट कुछ होगा. तो 2008 में वो लोग एप्पल का फ़ोन लिया है इंडिया में, तो उनका तब 1 टू मच नहीं चला, क्योंकि तब ब्लैकबेरी जोरदार कर रहा था. हाँ, उन्होंने खाली एक चीज़ देखी कि एप्पल में क्या फीचर नहीं था, वो था कॉल फॉरवर्डिंग. वो उन्होंने ऐड कर दिया और फिर ब्लैकबेरी वी ऑल नो क्या. सो ये ऐसा था कि उन्होंने वो एक 2 स्टेप आगे थे. सो हम दोनों यही सोचते कि हम लोग कैसे सबसे 2 स्टेप आगे रहे, जिससे कि कल सुबह जब मार्केट इंक्रीज हो दैट वी कैन एटलीस्ट डोमिनेट इन द टेरिटरी वी आर. यस, वी डोंट वांट के कंपटीशन ही ना हो, ये मोनोपोली बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं. थ्रेट ऑफ एंट्री तो हमेशा ही रहेगा. पर एटलीस्ट लोग जब सैलेड के बारे में सोचे अहमदाबाद में उतर के, या हमारी जहाँ भी स्टोर बने, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही टर्म आए, वो है द सिंपली सैलेड. क्योंकि हम आज ऐसा नहीं कहना चाहते कि हम लोग वो एक कमर्शियल किचन बना देंगे जैसे सबवे मैकडॉनल्ड्स, पर हाँ एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जहाँ पे लोग आ सके, शांति से खा सके, या एटलीस्ट वो जहाँ भी बैठे वहाँ से ऑर्डर कर सके. क्योंकि सब शायद सब्सक्रिप्शन लेना ना चाहे, बट वी विल हैव टू फिगर आउट सम मॉडल. एंड आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन तो हो ही चुका है सब चीज़ों का. तो कभी भी किसी को लगेगा वहाँ के हाथ पे खाना खाना है, तो आई होप कि वो सिंपली सैलेड से ही ऑर्डर करेंगे, तो वो बहुत ही. यस. अच्छा, मैं अब आप लोगों की स्टार्टिंग की जर्नी पे जाना चाहूँगा कि जब आपने शुरू करा तो फर्स्ट ऑर्डर्स कहाँ से आए? मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि 3-4 ऑर्डर्स आ रहे थे, तो वो कैसे, मतलब सिचुएशन आप लोग लेके आए कि आप 3-4 ऑर्डर्स तक पहुँचे?
मुझे लगता है कि सबके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो फर्स्ट 3-4 ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैलिडेशन होता है कि हाँ ये शायद से चल जाएगा, इसलिए कुछ। जो हमारा स्विगी का फर्स्ट ऑर्डर था, वो कस्टमर आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो कस्टमर ने पहले दिन ऑर्डर किया, उसके बाद वो रेगुलर कस्टमर हो गए हमारे। जब तक हम उस एरिया में, हमारा वो आउटलेट था, तब तक उनका रेगुलर ऑर्डर आता था। ऑर्डर करने के बाद, खाने के बाद उनका 5 स्टार तो आता ही था, उसके साथ साथ 3-4 लाइन लिख के आती थी। सो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी किचन में जाने के लिए। सो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। और हाँ, शुरू की जो 4-5 हमारे सब्सक्रिप्शन कस्टमर थे, वो भी आज हमारे फैमिली फ्रेंड जैसे हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे साथ थे, और शायद वो थे तो हम आज यहाँ पे हैं। वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इनिशियल 4-5 कस्टमर का फीडबैक और ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और वही आपको, क्योंकि उस पॉइंट पे ना सेल्स होती है ना कुछ होता है, तो यही सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है कि हाँ यार, लेट्स मेक इट अनदर डे एंड नेक्स्ट डे। तब भी जो दिल से बना था, आज भी वही दिल से हम बनाते, तो हमने कभी वो नहीं चेंज किया, इसीलिए आज हमारे ऑर्डर्स इंक्रीमेंटली ग्रो हुए। मुझे इस बार के समर के जब मैंने ऑर्डर्स देखे तो मैंने देखा कि ऑर्डर्स लास्ट समर से काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने ये चीज़ें, मैं 1-2 प्रोफेसर के साथ भी बात की, मम्मा के साथ भी बात की, तो एक ही चीज़ समझ के बाहर आ रही थी कि हमारा एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हुआ है इतने पीरियड में। हमने पेड एड्स तो रन ही नहीं किया अभी तक। तो उसके कारण क्या होता है कि आज आपने खाया, आप 10 लोगों को बोलोगे कि हाँ मैं ये सैलेड खाता हूँ। आज एक कोई मूवी स्टार है, उसने खाया तो वो अपनी स्टोरी में डालेगा, तो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग हम उनको इन्फ्लुएंसर क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देम इन अ पॉजिटिव मैनर। आई थिंक दैट इफ दे आर देयर तो हम हमारे प्रोडक्ट्स को इजीली दे पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करो, पर फाइंड द राइट इन्फ्लुएंसर्स फॉर योर प्रोडक्ट। क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा होता है कि जो इन्फ्लुएंसर है वो ऐसे ही स्टोरी या रील बना देंगे, पर शायद कोई सेल्स ही ना है, बस वो फर्क ही ना पड़े। पर अगर आप उनके फॉलोअर्स देखो, आप देखो कि वो कैसे टेस्ट के, वो खुद कैसे रील्स बना रहे। अगर वो आज किसी जंक फूड में गए हैं और वापस सैलेड खा रहे हैं और फिर वापस जंक में जा रहे हैं, that is not your food blogger or food influencer. That is somebody who is doing it for money. But yes, if someone is there in Ahmedabad who is very genuine, they are the Foodaholics community. So if you come in Ahmedabad, then you go to Foodaholics page and you find out where to eat in Ahmedabad. So they have really put us in their page. They have shared our thing in a very raw manner. वो सच बताते हैं कौन सी चीज़ खाने जैसी है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगेगी और कौन सी चीज़ में ये चीज़ अलग हो सकती है। तो बी वेयर के इफ यू आर ईटिंग इट तो ऐसा आ सकता है। एंड दे एक्चुअली ऑल्सो इफ दे डोंट लाइक, दे critically tell it कि it is good for the restaurant to improve. Right. And once they improve, they also write a appreciation about it. So हमें उसमें काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो जब ट्राई करते हैं दोनों फाउंडर्स जो है, तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। The best part about being in Ahmedabad is that it is a very organic city. वहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, और बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग इतना डिमांडिंग नहीं है। यस, जब हम मुंबई दिल्ली तरफ आएंगे तब हमें बहुत सारा कीटो टाइप, प्रोटीन टाइप ये सब देखना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़े इससे वो एक रिलैक्स्ड में, बट जैसे हम लोग फुल टाइम में हो जाओ और फिर मुंबई दिल्ली तरफ आएंगे, तब हमें तैयार रहना पड़ेगा कि बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि आज हमने देखा वी फील इट विल बी डिफिकल्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफ़ी सारे फाउंडर्स से मिला, उन्होंने बोला कि यार नेटवर्क ने काफ़ी हेल्प करा, चाहे वो रिव्यू देने में हो, चाहे वो मतलब बताने में हो कि हाँ यहाँ जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो डिड यू गाइस हैव द सेम एक्सपीरियंस या कुछ डिफरेंट था? नेटवर्क कैसे सॉल्व करें? मैं मानता हूँ कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क, बिकॉज अगर आप आज, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नेटवर्किंग यू डू इट ओनली विद फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स और यू डू इट विद योर सप्लायर्स। द नेटवर्किंग कैन बी डन विद योर ओन टीम and the team's family, and it can be done with a person who is actually working at a very low level, or someone who is working at a very high level than you, or someone who is at the same level as you. You need to put yourself in all three scenarios, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके, क्योंकि नेटवर्क क्या होता है कि आपको कोई भी पर्सन कभी भी काम आ सके। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही आपको कनेक्शन बनाना। सो यस, यही एक प्रॉब्लम होता है कि आजकल के लोग क्या करने जा रहे हैं कि सिर्फ बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, सेलिब्रिटीज और वो सब। बट आई थिंक डोंट फॉरगेट द रूट्स वेयर यू कम फ्रॉम। यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द लोअर लेवल पीपल, मिडिल लेवल पीपल एंड हायर लेवल, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट
type of consumers you are coming with. So try to build relation with consumer. मैं और मम्मा हमारा जो सिंधु भवन वाला आउटलेट है वो क्लाउड किचन प्लस डाइनिंग। अच्छा, डाइनिंग बेस। हाँ, तो हम लोग दोनों ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग वहाँ पे होते हैं। हम वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम वहाँ के कंज्यूमर्स को मिलते हैं, जो आते हैं उनको रिव्यू पूछते हैं, उनको क्रिटिकली पूछते हैं कि आप बताओ कि कुछ लगा आपको गलत या कुछ अच्छा या कुछ गलत, तो वो बताते हैं हमें और फिर हम उस पर वर्क भी करते हैं एंड वहाँ पे हमारा उनके साथ एक बॉन्ड डेवलप होता है। तो नेक्स्ट टाइम वो जब आते तो दे डिमांड कि हम है या नहीं। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ इट। पर हाँ, अगर आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो तो बहुत आराम से बिल्ड करो। मैंने भी एक चीज़ समझी कि मम्मा का जो इतना बड़ा नेटवर्क है, कुछ भी किसी को कुछ भी काम होता है ना, वो मम्मा को कॉल कर देते कि ये चीज़ चाहिए, और शी हैज़ द नंबर ऑफ एवरी पर्सन। इट कैन बी लाइक कुछ भी छोटा से छोटा काम हुआ है, बड़ा से बड़ा, शी हैज़ कनेक्शन। सो वो चीज़ आज कब पॉसिबल हो पाई कि आज धीरे 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 ग्राउंड लेवल पे कुछ काम किया होगा, कुछ किसी ने हमारी हेल्प की होगी, हमने किसी की। अच्छा, कॉलेज में दोस्त नहीं कहते कि यार अभी से फाउंडर है तो कुछ उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात हो तो बताना ऑडियंस को। क्योंकि ऑब्वियसली यू आर अ स्टेप क्या वेरी मच स्टेप साइड, राइट? तो वो डिफरेंस मतलब आता ही है। बट वही मैं कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाह रहा हूँ, कुछ अभी कुछ हुआ हो, क्योंकि हम भी कॉलेज में पढ़े तो होता ही चीज, लोग कहते हैं दोस्त वगैरह। सो मेरे फ्रेंड्स को पहले से ही पता था जब मैं कॉलेज में आया कि तब से कि मैं और मम्मा ये करते, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव था। और मेरे फ्रेंड्स को जब पता चला कि मैं शार्क टैंक में आ रहा हूँ सब, तो वो बहुत सैड हो गए थे। तो मम्मा को भी आके मिले उसके पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑब्वियसली कि एपिसोड आने वाला था, मैंने बताया था। फिर एक दिन साइड हो गए, मेरे को बोलते भाई अब तो फेमस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए। पर मैंने बोला यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ मम्मा ने वो सिखाई हुई, कभी भी नेवर लूज योर हम्बलनेस। सो वो कंटिन्यू रखा और आज भी मेरे वही फ्रेंड्स हैं। मैं शायद उनको महीने में 2 या 3 बार मैक्सिमम मिलता हूँ, ज़्यादा नहीं मिलता हूँ। पर हाँ, वो 2-3 बार इज लाइक वर्थ इट, क्योंकि तब हम लोग अच्छे से मिलते, अच्छे से बात करते। एंड आई थिंक यू हैव टू, द यंग ऑडियंस जो मुझे सुन रही है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स बना रहे हो, बैड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे फ्रेंड्स बना रहे हो जो आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू स्मोक विद देम, यू हैव टू ड्रिंक अल्कोहल विद देम, देन एन्जॉय लाइफ। एंड अगर आप ऐसे फ्रेंड्स बना रहे हो जो शायद वो सब चीज़ों में नहीं मानते, पर हाँ ये चीज़ों में मानते हैं कि कभी भी जब इन लोग का कुछ भी प्रोफेशनल काम होगा तो खड़े होके आ जाएंगे। तो आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारा जो वर्कशॉप का देखते हैं उनमें से वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर मेरे 2 काफ़ी क्लोज फ्रेंड। तो अच्छा लगता है कि ऐसे फ्रेंड्स मैंने बनाए कि जो शायद उन लोग को मेरे से कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है ना मुझे, और वो लोग बस एक फ्रेंडली मैनर में कंट्रीब्यूट करते। और आई थिंक वही बस बात है कि आज हम कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगी सब, अभी नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है। पर हाँ, एक वो रहेगा कि अब 5 साल बाद भी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे जैसे हम फ्रेंड्स पे। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जैसा कि कभी आपके बीच में से ये होता है ना कि डिसीजन वो हुआ है कभी कि कौन लेगा? सो हमने बहुत ही उसको सिंपल रखा है, ठीक है, कि मम्मा के अंडर जो चीज़ आती है उसके डिसीजन मम्मा लेते हैं, मेरे अंडर जो आता है उसके डिसीजन मैं लेता हूँ। पर वो एक फ्लूइड नेटवर्क भी है कि मैं जब एक डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं मम्मा की एडवाइस लूंगा और फिर ही वो डिसीजन लूंगा। मम्मा पे कुछ भी लेते तो ऑब्वियसली मेरा उसमें एडवाइस होती है, तो दोनों का वो एक फ्लूइडिटी से काम चलता है। हाँ, कभी कभार मैं कुछ मतलब अलग ही आइडिया लेके आ जाता हूँ, तो उनका राइट है मुझे वापस वो रियलिटी दिखाना। जैसे मुझे था कि कुछ ये करना है, ऐसा बना के हम सेल करेंगे महंगा सा 400-450 रुपये का गवर्नमेंट बाउल। तो उन्होंने मुझे रियलिटी में दिखाई क्या आप सिंपली सैलेड में एलियन गवर्नमेंट सा आवाकाडो वाला बाउल बेचोगे, क्या वो सही है? मतलब वो एक्सपीरियंस तो है मैम को। और दूसरा कि एज अ मदर वो एलिमेंट तो रहता है कि कान खींचना है, वो अच्छा है कि मुझे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे कभी कभार मेरे कारण एक फ्लाइट भी हमने मिस की है, उसमें मेरा लाइफ लेसन ऐसा अच्छा मैंने सीख लिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण आपको मज़ा आता है। और वही है कि हमारा मदरसन डुओ भी है, साथ साथ फाउंडर को फाउंडर भी है, तो हम ट्राई करते हैं, हम दोनों रोल्स प्ले करते हैं, तो दोनों ही स्पाइडर मैन। आप लोग आज दोनों चीज़ें, मैम का एक्सपीरियंस एंड योर यंग माइंड, जो अभी चीज़ें आ रही हैं उसको टैकल करने के लिए, है ना, तो वो दोनों चीज़ें लिखते हैं। आप बिजनेस रन कर रहे हो। yes. आज की डेट में डिजिटल भी आपको बहुत मतलब कैप्चर करना पड़ेगा कि ज़्यादा ऑडियंस वही है, तो मतलब बहुत ही अच्छा डू है, इसीलिए आप इतना सक्सेसफुल भी हो। और मैं तो चाह रहा हूँ दिल्ली में भी आए, हम लोग भी ट्राई करें, है तो आई होप
आप जल्दी हो और फिर जल्दी से जल्दी चीज़ें एक्सपैंड हो। कि एक्सपेंशन का क्या प्लान है? जैसे अभी आप कह रहे हो कि दिल्ली में और सिटीज़ में जाने का प्लान है, तो 1 साल बाद है या 6 महीने बाद है? तो अगर उस पर कुछ तो सबसे पहले तो हम शायद मुंबई सोचेंगे, मुंबई के सबसे पहले करें। पर अभी के लिए तो हमारा वही है कि हमारे 3 ब्रांच हैं, एक हमारा मुंबई होगा खुद का, और शायद एक दिल्ली बाद में हम सोचेंगे। पर फ्रेंचाइजी हमने अभी तक सोचा ही नहीं है, कि हमने सीखा है फेलियर मॉड्यूल है। सो उसकी वजह से हमें ऐसा है कि नहीं, हमें पैसे नहीं बनाने, हमें लोगों की हेल्थ बेटर करनी है। पैसे तो बनाने ही है, क्योंकि गुजराती है तो वो तो छोड़ेगी, वो तो आप बना ही रहे हो, और मुझे लगता है वो ऑटोमेटिक बन जाता है। अच्छा है तो क्योंकि जब आप एक क्वालिटी चीज किसी को दे रहे हो ना, वहां पे आपको बिजनेस का टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक रनवे पे दौड़ने लगता है। पर हाँ, अगर आपने वहां पे कुछ जोलमाल किया तो फिर वो आपको प्रॉब्लम देता है। पर हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम अलग अलग सिटी में जाए, लेकिन उसके लिए हमें भी हर चीज स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आज हम गुजरात में है तो हमारा मुरमुरा है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। शायद वो चीज दिल्ली में ना पसंद आए, पर वापस वो कोलकाता में पसंद आ जाए, क्योंकि वहाँ पे वो मूढ़ी का कल्चर है। सो वो सारी चीजें हमें देख के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे है तो उसको ही वहाँ पे कर दे, क्योंकि मैंने काफी सारे देखे जो आज हमारे अहमदाबाद की काफी सारे मॉडल्स हमने आज यहाँ पे देखे, तो वो खाली पड़े हैं। मतलब जिसने वहां पे इन्वेस्ट किया है आज, उसने एक तो उस बंदे को अपना ट्रस्ट भी दिया है पैसों के साथ साथ, तो शायद कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट, उसका और उसका टेंशन तो अलग, कि ये बिजनेस नहीं चल रहा है। जो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी टेंशन, और सामने जिसने दिया है उसको भी टेंशन कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो इसकी वजह से हम अभी एक्सपेंशन में तो फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम हमारी ब्रांच जल्दी बढ़ाएंगे जब तक सॉफ्टवेयर एजुकेशन नहीं होता है तब तक। और मम्मा की ये चीज़ पे मैं फर्दर ऐड करूँगा कि सम ब्रांड्स आर नॉट मेंट टू एक्सपैंड। हाँ, सो अगर आप ये सोचोगे हर बार, और आप वो एंग्शियसली आप फोरकास्ट करते रहो कि हम 10 15 20 कब करेंगे, तो शायद करने को तब कभी भी कर सकते हो। इतने तो पोटेंशियल इंक्वायरीज हैं हमारे पास, पर हम क्या सही में वो चाहते हैं, तो हमारे अंदर से वो जवाब ना आता। हम लोग कभी भी प्रोजेक्शन लेके बैठते हैं फ्रेंचाइजी का, तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नंबर बहुत स्वीट अच्छे होते हैं, और हम कर भी लेंगे बिकॉज वी हैव द अमाउंट ऑफ 1000+ पोटेंशियल फ्रेंचाइजिंग इंक्वायरीज। पीपल आर जस्ट वेटिंग कि हम बस अनाउंस करें, दे विल बाय इट। पर हम अंदर से कभी मन नहीं मानेगा, क्योंकि एक ये होता है कि जब आप सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं ना, तो जो चीज़ यहाँ हमारे 3 आउटलेट में और तीनों जगह पर अवेलेबल होगी, मतलब होगी तो सेम टेस्ट की, पर कहीं 19-20 होगा। और फ्रेंचाइजी में क्वालिटी कंट्रोल बहुत बड़ा इशू है, जितना मैंने देखा है कि वो नहीं हो पाता है उसमें। और वो फ्रेंचाइजीज कहाँ चलती है, जहाँ पे जैसे बर्गर है, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स का देखो फ्रेंचाइजी, बर्गर हमारे वहाँ पे एक है, उसका भी बहुत चलता है। तो उसमें क्या करते हैं, बंस तो पता है कहाँ से आते हैं, सॉसेस भी उनको एक ही जगह के लाते हैं, पैटीज भी उनको फ्रोजन करनी है, वो सब कुछ उनका तो क्या है, बस गर्म करके देना है। तो यहाँ पे वो बिजनेस चल जाती है। फ्रेशनेस में ये है चीज, राइट, कि आप बहुत जल्दी एक्सपैंड करोगे तो फ्रेशनेस चली जाएगी। एग्जैक्ट। इवन आप चाय सुट्टा बार का देखो, तो उन्होंने वो प्रीमिक्स बना दिया है, उनको तो सिर्फ वो पाउडर ही डालना है, चीनी भी आ गई उसमें। तो वैसे वो बिजनेसेस अच्छा कर लेते। हाँ, सैलेड में आप क्या करोगे, वेजिटेबल्स थोड़ी रेडी रख सकते हो। तो वो एक चीज़ है कि जहाँ पे एक आता है, और वो कोई भी सैलेड आउटलेट के लिए वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। बट येस, वी बिलीव कि हम जो भी करेंगे, जितना भी करेंगे, अच्छा करेंगे। नेक्स्ट वे पूछना चाह रहा था कि नंबर्स की अगर हम बात करें, तो अभी हमने जो रेवेन्यू करा, अगर उसके बारे में अगर आप लोगों को बता सको, नेक्स्ट लास्ट ईयर और दिस ईयर अभी जितना। सो मैं आपको मंथ वन मंथ बताता हूँ। ठीक है। हमने जब स्टार्ट किया था तो उस मंथ का एवरेज था 1.5 लाख। ओके। 2021 का 21 से 22 जो ईयर था, उसमें 3-3.25 का एवरेज था। ठीक है। 22-23 में बहुत बड़ा जंप लगा बिकॉज ऑफ शार्क टैंक। तो वो जो लास्ट 3 मंथ्स में लगा था, क्योंकि 23 के लास्ट 3 मंथ्स में आया, जनवरी में एपिसोड आया, फेब मार्च, तो उसके कारण एवरेज केम टू 8 लाख, और 23-24 का अराउंड 15 लाख कर। ओके, बट बेसिकली ग्रोथ है, मैं ईयर ग्रोथ है, आई थिंक वही इंपॉर्टेंट है rather than doing it very fast. अच्छा, फाइनेंसेस कौन मैनेज कर रहा है आप दोनों में से भी? ओके। पर फाइनेंशियल लिटरेसी कहाँ से आई है, वो वहाँ से आएगी। तो मुझे एक चीज़ ये समझ आती है कि कभी कभार क्या होता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ हमारे प्रोक्योरमेंट का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मम्मा को जाके बताता हूँ। फिर मम्मा उसमें जाके चेक करती है कि उसमें हिडन कॉस्ट क्या है। फिर वो मुझे बताती है कि ये देख, या तो MOQ देख कितना सारा है,
इतना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी तो करना पड़ेगा जब अगर ये चीज़ अच्छी है। तो वो होता है कि आपको यंग एज पे सारी चीज़ें अच्छी बहुत लगती है, पर उसका एक रियलिटी चेक भी लेना ज़रूरी नहीं। तो फिर आप वो अपने ही डेल्यूशनल वर्ल्ड में खो जाते हो कि हाँ ये चीज़ इतने में मिली है तो मैं खरीद लूँगा, वो कर लूँगा, और फिर कुछ नहीं होता, हाथ में कुछ नहीं आता। तो उससे बेटर है कि आप रियलिटी चेक लेते रहो। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो ट्रेडिशनल वे में चल रही है उसको वैसे ही लेनी चाहिए, उसमें छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ नई नई चीज़ें हैं जो मार्केट में आ रही है, जैसे पैकेजिंग हो गया, वहाँ पे आप यू कीप चेंज, इनोवेशन कर सकते हो आप। जैसे प्लास्टिक से हम टोटली अभी पेपर तरफ जा रहे हैं, तो वो आप अच्छी चीज़ है। तो वैसे आप मॉडर्न चीज़ें आप ऐड कर सकते और आई थिंक जब भी आप कुछ ऐसा ट्राई करते हो तो आप मतलब कम बजट में भी ट्राई कर सकते हो, रादर देन गोइंग इट फॉर वंस एंड ऑल, राइट, सारे पैकेजिंग एक साथ चेंज कर दी। तो वो वही है मैम का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये डुओ ही वर्कआउट कर रहा है उसके लिए। हाँ, तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये कि कैसे आप लोग पूरा बिजनेस रन कर रहे हो ढंग से। हैं। आपको अच्छा लगा है तो अब आपको अहमदाबाद जब आप आ रहे हो आपको साइलेंट भी ट्राई करना। डेफिनेटली विल पोस्ट अ फोटो ऑन इंस्टाग्राम पे और Details होगा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है कि आप लोग मतलब अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? ये पर्सनल क्वेश्चन चलो आगे हम लास्ट राउंड में। हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है, ओके, तो हम लोग जब भी हमें चांस मिलता है हम आसपास कहीं जाते हैं, या तो हम 3-4 दिन की ट्रिप पे निकल जाते हैं। बाकी उसको मूवी का शौक है, खाने का शौक तो आपको दिख ही रहा है मेरे साइज से। हम लोग खाना खाने चले वो आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप इतना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। और एक शेफ होता है ना, वो हेल्दी होता है हाँ, कि उनको सब चीज़ें ट्राई करनी। सो वो भी है। और हम दोनों को कभी भी आप ऐसा बोलो ना कि बस आइसक्रीम खाना, तो वो भी है। तो हम लोग ज़्यादा शायद बाहर का खाना इतना पसंद नहीं करेंगे अहमदाबाद में, क्योंकि हम इतना फूड के अराउंड होते हैं। बाहर आते तो वी ट्राई एवरीथिंग, बट हम लोग आइसक्रीम के बहुत बड़े फैन। अब विंटर में भी हमें वो बोलोगे ना, हम आ जाएंगे कभी भी, मतलब कितनी भी ठंड लगे हम आइसक्रीम खाएंगे। हम ऐसे लोग हैं, सच बताओ तो हम छोटी छोटी चीजों में भी कुछ ना कुछ खुशियां ढूंढ लेते हैं। जैसे सैटरडे आता है और कोई वेब सीरीज रिलीज हुई है, तो हम सैटरडे के लिए उसको स्टॉप कर लेते हैं, फिर हम खत्म करके सोते हैं। सो ये सब चीजें जरूरी है राइट, कि आप मतलब अभी ये भी है और आप लोग इतना बड़ा बिजनेस रन करो, बड़ा ही हो गया काफी ज्यादा, तो ये मोमेंट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी हॉलिडे इन लोग का एवरीडे का एक रिचुअल है, हम लोग अनुपमा साथ में देखते हैं। ओके, हाँ, तो वो मतलब पहले पहले जब आया था तब मैं बोलता था मुझे नहीं देखना है ये सीरियस ये जैसा है। फिर अभी कैसा हुआ कि मैं मम्मा जब अनुपमा चालू करते हैं तो मैं आईपैड में मेरा मैं बताती हूँ, मैं बताइए। जब मैं अनुपमा स्टार्ट करती हूँ ना, वो चिढ़ता है, मम्मा अभी क्या अनुपमा। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ तो उसका आईपैड पॉज होता है और वो क्योंकि उसमें इतना मसाला होता है कि आप ना चाहते हो कि आपको ध्यान नहीं चला है। सबके साथ हुआ, मैंने भी करा था, मैंने भी करा हुआ। देखिए, मेरा कैसेट चालू होता है 5:30 बजे सुबह से, वो 2:30 बजे 3 बजे खत्म होता है। देन आई नीड समथिंग कि मैं मेरा माइंड वहां पे डाइवर्ट करूँ, उसके लिए मैं अनुपमा देखती हूँ। अब वो बोलेगा तुम मम्मा क्यों देख रहे हो, और उसके 5 या 10 मिनट बाद उसका जो भी वो आईपैड में देख रहा है ना, वो पॉज होगा और वो देख रहा होगा। ये मतलब हमारे यहाँ भी होता था कि जैसे बिग बॉस चल रहा है तो मम्मी देखती थी, मैंने कहा मम्मी क्यों देखते हो आप, और फिर पता नहीं क्या होता था, माइंड चले जाता हूँ, मैं खड़ा होकर पीछे देख रहा हूँ, चुनने कह रही क्यों देख रहा है, क्या कर रहा है। कहीं आई थिंक सबकी स्टोरी से हम लोग मना करते लेकिन हमें फिर इंटरेस्ट आने लगता है अब। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर कोई कुछ अपना बिल्ड करना चाह रहा है फूड स्पेस में, बिकॉज यू गाइस हैव एक्सपीरियंस, तो उनके लिए क्या एडवाइस आप दोनों एक बार करके बता दो। सो फूड में तो मैं यही बताना चाहूंगी कि एक तो क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, और दूसरा मेन है कि जितना हो सके उतना बी ऑनेस्ट विद योर प्रोडक्ट, जितना वो आप रखोगे उतना। और हमें किसी ने बताया था कि आपका जो पैकेजिंग है, आपका भले अंदर का आइटम थोड़ा सा भी होगा भी, तो भी आपका अगर पैकेजिंग अच्छा हुआ तो वो लोग पसंद करेंगे, तो पैकेजिंग पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और कभी भी हिम्मत मत हारिए कोई भी बिजनेस में, क्योंकि शुरुआत सबके लिए मुश्किल रहेगी, शुरुआत में स्ट्रगल रहेगा ही, लेकिन अगर वो स्ट्रगल कर लिया तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं, मंडे टू सैटरडे काम कर रही है, तो ये चीज आप सोच के शुरू करो कि आपको 3-4 साल तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक 3-4 साल तो नहीं, क्योंकि हम एक बच्चा होता है वो हमारा 10 साल तक बड़ा नहीं होता है, तब तक हम उसको उसके पीछे लगे रहते हैं। सो 10 साल तो हमें देने ही पड़ेगा। वैसे मैं 10 साल ही कहता हूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है ऑडियंस डर ना जाए सकते 3-4 साल का। कंसिस्टेंसी इज अ वे ऑफ सक्सेस। मैं काफी यंग कि मैं एडवाइस प्रीच करूँ या बोलूँ कि ये करो वो करो,
फूड इंडस्ट्री में स्पेशली, ओवरऑल मैं यूथ को बोल सकता हूँ, बट मैं इतना ही बोलूँगा जो चीज़ें मम्मा ने बोली वो आप माइंड में रखो, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम वेरी मच एक्सपीरियंस. व्हाट शी सेज, व्हाट शी ब्रिंग्स टू द टेबल हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो आई थिंक if you are going in the food space, then it is a very good journey. You will make very good friends, customers, and your employees will be the best. But at the same time, you keep care about things. So it will be all good and you will have a good name in the industry. और जब आपके बारे में सिटी में नाम लिया जाएगा कि मुझे सैलेड सोचने में आ रहा है तो 10 इमली सैलेड, तो वहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आई थिंक जीवन सुधर गया वहाँ. थैंक यू वेरी सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड आई होप इट बिकम्स द ग्रेटेस्ट सैलेड एनीवन हैज एवर हैड. Thank you so much. And thanks for calling us. डेफिनेटली. एंड वी विश के मनी मिंट जो आज इतने अच्छे टॉपिक पे बात कर रहा है और लोगों तक जो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो और लोगों तक पहुंचे, और हम यही देखना चाहिए कि मनी मिंट के थ्रू लोग सामने सीखे भी और कुछ अपना लर्निंग शेयर भी कर पाए, तो वो एक 2 वे प्रोसेस बने. जैसे आज हमारे लिए दोनों वेज था, आपने हमसे सुना, हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, आपको भी हमें काफ़ी चीज़ें मिली, तो वो एक 2 वे प्रोसेस होना चाहिए. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. आई होप ऐसा ही हो. ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. बहुत अच्छा लगा. है ना. थैंक यू.